नमस्कार। फार्मालोक के समस्त दर्शकों का फार्मालोक के कार्यक्रम फार्मादर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ सुल्तानपुर के कमला नेहरू इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में, जहाँ पर आज हमारे मुख्य अतिथि हैं आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर महेश प्रसाद सर। आज हम महेश प्रसाद सर के जीवन के साथ साथ उनके अनुभवों और उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शनों से आप सभी को परिचित करवाएंगे। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर आपका इस कार्यक्रम में। आपका हार्दिक स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद सर, हमारे दर्शकों ने कुछ प्रश्न आपसे पूछने के लिए हमें भेजा था। उस क्रम में हम आज आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप आशीर्वाद स्वरूप आप अपने कुछ शब्द हमारे लिए कहें। फार्मालोक की टीम से मैं बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ और फार्मालोक जो आपके संरक्षण और नेतृत्व में काम कर रहा है, तो ये फार्मेसी प्रोफेशन के लिए एक नई अलग है, नई चीज़ है जिसको सब लोगों ने हृदय से सराहा है। और चूँकि मैं इसका पार्ट ही रहा हूँ आपके साथ सक्रियता के साथ, तो मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये फार्मालोक की जो टीम है आपकी, वो इतना अच्छा कार्य कर रही है इस क्षेत्र में कि लोगों को सजग करने का और लोगों को प्रेरित करने का जो काम आप लोगों ने किया है वो बहुत सराहनीय है। और हमारा आशीर्वचन कि हमारा हमेशा से आप लोग के साथ सहयोग रहा है और रहेगा, वो तो है ही। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से आपका आशीर्वाद हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और एक प्रयास जो फार्मालोक करना चाहती है वो आप लोगों के ज्ञान और अनुभव दोनों के स्तर पर इस प्रोफेशन के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो नए शिक्षक हैं और जो नए रिसर्चर्स हैं, उनको प्रेरणा स्वरूप जो आपके अनुभव हैं उन तक पहुंचाना, ये हमारा एक दायित्व है। तो सर, इस क्रम में मैं सर्वप्रथम आपसे आदेश चाहूँगा कि आज का जो एक इंटरव्यू है वो प्रारंभ किया जाए। बिल्कुल। धन्यवाद सर। सर, हम जानना चाहेंगे कि जो आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा या आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि रही, कृपया उसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएं। देखिए, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि हमेशा से शिक्षा से जुड़ी रही है। मेरे पिताजी भी प्रिंसिपल रहे हैं और पूरा परिवार इससे प्रेरित रहा है मेरे पिताजी के प्रोफेशन से। हाँ, ये अलग बात है कि मैं अकेला व्यक्ति हूँ अपने परिवार में जो इस शिक्षा क्षेत्र में आया हूँ और बाकी लोग अलग अलग प्रोफेशन में हैं, लेकिन शिक्षा क्षेत्र में उनकी विरासत को संभालने का मुझे मौका मिला है। और मुझे ये शुरू से पसंद था। जब मैं पढ़ाई करता था, स्कूलिंग करता था, तब भी मेरे पिताजी कभी कभी मुझे जूनियर क्लास में भेज देते थे कि जाके पढ़ाओ। तो उससे मुझे शुरू से लगा कि नहीं, एक शिक्षक का क्या महत्व होता है। मेरे ही स्कूल, मेरे ही कॉलेज में जो बच्चे होते थे, जो हमसे जूनियर होते थे, तो वो जब सर कहते थे, टीचर की तरह बिहेव करते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। तो मेरा ये था शुरू से कि शिक्षा के क्षेत्र में आना है और इसको अच्छा स्वरूप, अच्छे स्तर तक ले जाना है अपने आप को भी और शिक्षा को भी। तो इसलिए मैंने इसको ज्वाइन किया। ये मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि है। मैं उसको क्या कर सकते हैं, उच्च मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता हूँ, मध्यम वर्गीय से थोड़ा ऊपर। और बस अच्छा है। और मेरे सब भाई बहन लोग अच्छे जगह पे सेटल्ड हैं। 5 भाई और का परिवार है हमारा, तो सब लोग सेटल्ड हैं और अच्छे जगह वेल सेटल्ड हैं। मैं भी अपनी जगह पे बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। तो ये मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि है। और जहाँ तक शिक्षा का बात है, तो मेरी सारी शिक्षा दीक्षा जो यूजी लेवल तक है वो बिहार से हुई है। और मैंने B.Pharm किया है वहाँ से। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने कॉलेज ऑफ फार्मेसी से M.Pharm की, PhD की। और फार्मेसी फील्ड में मैंने काफ़ी मेहनत किया है और चीज़ों को सिस्टमेटिक करने का काम किया है। तो मुझे अपने इस प्रोफेशन से जुड़े होने पे भी बहुत गर्व महसूस होता है। और मैं लगातार इस दिशा में चल रहा हूँ कि मैंने जो शिक्षा हासिल की है वो मैं दूसरों में डिस्ट्रीब्यूट करूँ और इस प्रोफेशन को और आगे ले जाऊँ। ये मेरा लक्ष्य है। जी धन्यवाद सर। आप एक ऐसे फैमिली से आते हैं जहाँ पर आपको पारिवारिक और बहुत ही अधिक जो है सपोर्ट आपको मिला और यही कारण है कि आप एक उस स्तर पर सारी सुख सुविधाओं के साथ यहाँ तक पहुँचे और आज आप तमाम सारे विद्यार्थियों को अपना गाइडेंस और मार्गदर्शन दे रहे हैं। धन्यवाद सर। मैं जानना चाहूँगा सर कि
जब आप फार्मेसी शिक्षा की तरफ आए, उस दौरान जो आपका एक फार्मेसी से जुड़ने का जो एक वृतांत रहा, या जो आपका फार्मेसी के दौरान का जो आपका सफ़र रहा, थोड़ा उसके ऊपर भी आप हमें बताएं सर। देखिए, जब मैंने फार्मेसी एजुकेशन को ज्वाइन किया, उस समय फार्मेसी प्रोफेशन को जानने वाले बहुत कम लोग हुआ करते थे। फार्मेसी को लोग, कोई कहता था कि कंपाउंडरी का कोर्स है, कोई कहता था कि ये मिक्सचर बनाने वाले लोग होते हैं वो हैं, तो समझ में नहीं आता था लोगों को। और चूँकि इतना पॉपुलर नहीं था आम लोगों में जो आज है, तो उस समय सब कुछ पता नहीं होता था। और हमने इंटर की परीक्षा पास की, और उसके बाद फार्मेसी का कंपटीशन होता था वहाँ पे स्टेट लेवल का, उसको क्वालिफाई करना बड़ा मुश्किल होता था, 15 सीट होती थी, तो उसमें से सिलेक्शन होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चीज़ होता था। तो मैंने उसको किया, और मैंने उसको एक नए प्रयोग के तौर पे चुना कि भाई फार्मेसी का क्षेत्र है और ये बहुत नोबेल टाइप का प्रोफेशन है और अनएंडिंग प्रोफेशन है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो इसलिए मैंने इसको अपने कैरियर के और फील्ड में चुना, और मैंने बी फार्म में एडमिशन लिया। बी फार्म का सफ़र बहुत अच्छा रहा। उस समय बहुत ज़्यादा ये नहीं पता होता था, उस समय पता होता था कि बी फार्म करने के बाद या तो आप इंडस्ट्री में जाएंगे या सरकारी नौकरी में ड्रग इंस्पेक्टर बन जाएंगे। तो यही दो चीज़ लोग समझते थे ज़्यादा, उससे ज़्यादा समझते भी नहीं थे। और समझाने वाले भी बहुत कम लोग हुआ करते थे, टीचर्स भी गिने चुने होते थे। तो खुद से अपना रास्ता तय करना और शिक्षकों के निर्देशन में चलना, यही उस समय का स्थिति था। तो हम लोगों ने फिर हमारे टीचर्स सौभाग्यशाली हैं हम कि हम लोग को 2-3 अच्छे टीचर्स मिले जो हम लोगों को गार्जियन की तरह ट्रीट करते थे और बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करते थे। बाद में चल के जो भी आज के टॉप के लोग हैं उन लोगों का संरक्षण मिला, मार्गदर्शन मिला। तो जैसे खार साहब जैसे लोग हैं, तो ऐसे लोग बहुत मिलते गए और सब लोगों ने बहुत हौसला अफजाई की, बहुत इज्जत दिया, बहुत सम्मान दिया। तो लगता था कि हम भी इस नोबेल प्रोफेशन से जुड़े हैं, और मैंने उस हाइट को उन लोगों के संरक्षण में ही चढ़ते 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 सीढ़ी आज मैं यहाँ हूँ। तो यही मेरा सफ़र रहा है अभी तक का। ये है कि उस समय फार्मेसी जानने वाले बहुत कम लोग थे, बहुत कम जगह फार्मेसी की पढ़ाई थी, और इसका क्या भविष्य होगा ये भी बहुत लोगों को नहीं पता होता था। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग को कुछ टीचर्स और पैट्रन्स ऐसे मिले जिन्होंने हम लोगों को गाइड किया। मैंने शुरू में कुछ दिन इंडस्ट्री में भी काम किया, लेकिन चूँकि मुझे पता था कि मेरा डेस्टिनेशन ये नहीं है, मुझे आना है टीचिंग में ही, क्योंकि कुछ तो आनुवांशिक भी गुण होते हैं लोगों में। तो मेरे इसमें शुरू से ये थी इच्छा, और मैं देखता था, तब ये नहीं समझता था कि डायरेक्टर भी बनते हैं लोग, डायरेक्टर बन जाऊंगा। लेकिन हाँ, ये है कि देखता था मैं अपने पिताजी को कि एक प्रिंसिपल कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करता है, कैसे एकेडमिक्स को संभालता है, तो लगता था कि मैं भी कभी बनूंगा, और मैं आज हूँ। निश्चित रूप से सर, जो फैमिली बैकग्राउंड और फैमिली का जो सपोर्ट मिला है या पिताजी का जो सपोर्ट मिला है, वो जो स्वभाव, वो गुण आपको एक पारिवारिक स्तर पे मिला है, निश्चित रूप से सर आपकी सफलता में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान रहा है उस पृष्ठभूमि का। और साथ में आपने नाम लिया खार सर जैसे ऐसे गुरु का जिनके सानिध्य आपको भी प्राप्त हुआ है और प्रोफेशन में आपने उनसे सीखा। निश्चित रूप से सर बहुत बहुत अभिवादन है इसके लिए आपको, आपका अभिनंदन है सर। मैं इस क्रम में सर ये भी जानना चाहूँगा कि आप चूँकि एक प्रोफेशन में बहुत सारे तकरीबन 25 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आपके अंडर में एमफॉर्म किया, तकरीबन 4 से 5 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऑलरेडी पीएचडी भी किया। आपके रिसर्च पेटेंट के ऊपर भी आप काम करते हैं, आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल है वो भी लगातार हम सभी देखते आए हैं कि एक बहुत बेहतर स्तर पे आप करते हैं। 32 साल का समय आपने प्रोफेशन को दिया है सर, प्रोफेशन की सेवा में दिया है, संस्थान की सेवा में दिया है। तो सर ये जो एक पूरा एक आपका जो अनुभव रहा है या जो आपका योगदान रहा है प्रोफेशन के प्रति, तो इसको इस सारे जो ये यात्रा है इसको आप किस रूप में देखते हैं? कृपया इसके बारे में हमें दर्शकों को बताएं सर। देखिए, कोई भी चीज़ जो आपने कहा कि 32 साल का है, तो ये सफ़र ऐसे तय नहीं होता, उसमें बड़ी उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत संघर्ष भी होता है, बहुत चीज़ों को आपको झेलना पड़ता है, बहुत अच्छी चीज़ें भी आपको हासिल होती है। तो ये सफ़र इतना आसान नहीं होता है। हाँ, ये है कि आदमी में सीखने की एक ललक होनी चाहिए,
और हमेशा से अपने को डेवलप करने का एक टेंडेंसी होना चाहिए। अदरवाइज़ आप इसमें सर्वाइव क्या, आप कहीं ग्रो ही नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये एक मेरी शुरू से आदत रही है कि मैं अपने लेवल से अच्छे तरीके से काम करूं, अच्छी से अच्छी चीज़ सीखूं। और मैं सीखता गया अपने गुरुओं के सानिध्य में, अपने बड़ों के सानिध्य में, अपने सीनियर्स के सानिध्य में। तो मैं हमेशा सीखने की कोशिश करता हूं और सीखता रहता हूं, और ये जो है वो एंडलेस प्रोसेस है सीखना, और मैं अभी भी सीखता हूं। हाँ, आपने कहा कि मेरे एडमिनिस्ट्रेशन से आप लोग बहुत पहले से परिचित है, तो हाँ, थोड़ा सा पहले से ही मैंने बताया आपको कि कुछ अनुवांशिक गुण भी है और कुछ अपने स्किल्स होते हैं हैंडल करने का, और चीज़ों को अपने अनुभव के आधार पे संवारने का और सजाने का। तो जो मैंने अनुभव अपनी कैरियर में लिया है उसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि इसको ही एक्सप्लोर करूँ अपने अनुभव के आधार पे। इसीलिए मैं जो भी सफल आप कह रहे हैं कि प्रशासनिक क्षमता या जो भी, तो इसीलिए है ये। मैं कोई ऐसा नहीं है कि कोई अजूबा चीज़ होता है किसी के अंदर। हाँ, ये है कि आप अगर नित्य नया प्रयोग करेंगे और सफल प्रयोग करेंगे तो आप सफल होंगे। तो मैं इसी आधार पे अपना काम करता हूँ, और मैंने 32 साल का सफ़र इस प्रोफेशन में तय किया है। तो कभी अच्छा दौर भी रहा है प्रोफेशन का, कभी बुरा दौर भी रहा है। हमने दोनों को समान रूप से लिया है। बुरे दौर में हिम्मत नहीं हारी और अच्छे दौर में घमंड नहीं किया, और इसलिए आज आपके सामने है। धन्यवाद सर। निश्चित रूप से जो आपका एक समर्पण रहा है एजुकेशन के प्रति, या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, तो वो जो एक आपके लिए जो आपका टीम वर्क रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत मायने रखता है सर, किसी भी प्रोफेशन के लिए या किसी व्यक्तिगत अगर संस्थान की बात करें उसके उत्थान के लिए। तो सर, आपके इस 32 साल का जो ये आपका अनुभव रहा है, जो आपकी यात्रा रही, अगर हम इसको आधार मान करके, इसको आधार बना करके अगर मैं आपसे आज ये पूछना चाहूँ सर, कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि तमाम सारे नए कॉलेजेस फार्मेसी में उदय हो रहे हैं लगातार तमाम जगहों पर, जिसमें कि नए फैकल्टीज़ जो है लीडिंग पोस्ट पे जा कर के कॉलेज संभालने की लगातार अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं। तो सर, आप ऐसे जो यंग एज लीडर्स हैं जो आज एक संस्थान के लिए समर्पित होकर के काम कर रहे हैं, आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि किस प्रकार से वो अपने संस्था के लिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए और प्रोफेशन के लिए किस प्रकार काम करें, ताकि उनका भी एक उत्थान हो सके उस स्तर पर जाकर? देखिए, ये एक दिन का काम नहीं है। ये जो चीज़ें होती है वो एक दिन में पैदा नहीं होती। आप जिस संस्था से जुड़े हैं, जिस प्रोफेशन से जुड़े हैं, उसके प्रति आप कितने डिवोटेड और डेडिकेटेड हैं, ये डिपेंड करता है, और यही चीज़ आपको लौटा के मिलता है। अगर आप उस प्रोफेशन के प्रति डेडिकेटेड हैं, प्रोफेशन आपको बहुत कुछ देगा। अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन के प्रति डेडिकेटेड हैं, इंस्टीट्यूशन आपको बहुत कुछ देगा। तो जब ये चीज़ें, ये नए लोग जो अभी जा रहे हैं हेड बन के, या जो नई पीढ़ी हमारे बाद की पीढ़ी है जो बन रहे हैं जगह जगह प्रिंसिपल और जो भी, उनके लिए मेरा यही है कि देखिए, प्रोफेशन के प्रति अपना डेडिकेशन रखें, पूरा डिवोशन रखें, और जिस इंस्टीट्यूशन को आपने साधा है, जहाँ ज्वाइन किया है, जहाँ जा रहे हैं आप, उसको ईमानदारी के साथ उसमें पूरे निष्ठा के साथ उसमें काम करिए। उसको इस तरह से नहीं लीजिए कि हम नौकरी कर रहे हैं, उसको इस तरह से लीजिए कि ये संस्था आपकी पूंजी है। जैसे उसके चेयरमैन और जो ऑनर्स या जो भी होते हैं उनकी पूंजी है, तो आप अपने को उसमें भागीदार समझिए, फिर आप डेवलप कराइए उन चीज़ों को। देखिए अब वो इंस्टीट्यूशन और ये फार्मेसी प्रोफेशन आपको किस लेवल तक ले जाएगा, तो ये चीज़ उनको समझना पड़ेगा। वो एक दिन में नहीं पैदा होगा, उनको रोज़ अनुभव लेना पड़ेगा, अपने सीनियर्स से गाइडेंस लेना पड़ेगा, रिगार्ड्स देना पड़ेगा उनको, चीज़ों को सीखने की एक ललक पैदा करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, प्रोफेशन में नित्य नए चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो आप उस जगह जाके, और ये स्किल सीखने की चीज़ है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल जो है वो सीखने की चीज़ है। आप उसको अपने अंदर पैदा करिए, और अपने बड़ों का जो है देखिए कि उन लोगों ने कैसे चीज़ों को हैंडल किया है, डेवलप किया है, और छोटे छोटे फ़ायदों से समझौता मत करिए। शॉर्ट टर्म कोई गेन के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप शॉर्टकट लेंगे, सक्सेस भी आपके साथ शॉर्टकट खेलेगी। आप तुरंत फ़ायदा लेंगे, आपको तुरंत फ़ायदा दे देगी, लेकिन ना वो ग्रो कर पाएगा ना आप ग्रो कर पाएंगे। तो आप लॉन्ग टर्म सोचिए, अच्छा सोचिए प्रोफेशन के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए, और
अपना जो भी आपका स्किल है उसको डेवलप कराइए। लोगों से मिल के, कॉन्फ्रेंस में जाके, सेमिनार्स में जाके, सीनियर्स से मिल के, इंटरेक्ट करके, किसी अच्छे कम्युनिटी जैसे आपकी फार्मर लोग कम्युनिटी है उसके साथ जुड़ें। एक से एक लोग हैं इस कम्युनिटी से जुड़े हुए, फार्मर लोग में जुड़ेंगे, फार्मर लोग से उनको पता चलेगा कि कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे किस फील्ड में काम कर रहे हैं, कैसे कैसे जुड़े हुए। निश्चित रूप से अपने को उस सांचे में डालेंगे। आदमी का, हर आदमी का एक रोल मॉडल होता है, तो आपके पास तो यहाँ हज़ारों रोल मॉडल हैं उनके लिए, जिसको आप ढूंढ ढूंढ के तलाशते रहते हैं, वो उनके लिए रोल मॉडल हैं। उनको अडॉप्ट करें, उनके सक्सेस जर्नी को देखिए, वो आगे बढ़ जाएंगे। शॉर्टकट में नहीं पड़े, अरे उनको ये, उनको वो। हाँ, अगर कोई आदमी किसी की ऊंचाई को देखता है तो एक बार में छलांग लगा के 10 सीढ़ी किसी ने नहीं पाया है। सब पहले ही सीढ़ी से शुरू करते हैं। तो पहले सीढ़ी पे जम के पैर रखें, दूसरे सीढ़ी पे जम के पैर रखें, और सक्सेस उनके कदमों को चूमेगी। हम लोग की शुभकामनाएं हैं अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए। और आपने हमेशा देखा है, जब जितने दिन से आप मुझे जान रहे हो, आपने देखा है कि मैं जहाँ भी रहता हूँ एक टीम होती है, और वो हर जगह नई टीम होती है, और मैं उनको हमेशा प्रमोट करता हूँ, ग्रो कराता हूँ। मैं कभी इसी से समझौता नहीं करता। उनको जो भी सुविधाएं चाहिए, आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे इंस्टीट्यूशन में अभी 10 फैकल्टी को मैंने एनओसी दिया हुआ है पीएचडी करने के लिए। 10 लोग कर रहे हैं पीएचडी। मैं चाहता हूँ कि ग्रो करें। अगर वो ग्रो करेंगे तो हमारे लिए पूंजी ही तो होगी, कोई हमारा हक थोड़ी मारेंगे वो, कभी नहीं। और जो लोग सोचते हैं कि हमारा हक मार देंगे हमारा जूनियर्स, गलतफहमी में है, कभी नहीं। आप उनको ग्रो करने दीजिए ना, कब करेंगे ग्रो? जो लोग नए कॉलेज में गए हैं प्रिंसिपल बन के, उनको हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या सीखेंगे? तो हमारी हमेशा से यह रही है टेंडेंसी है। जो हमारे यहाँ से छोड़ के भी जाते हैं, कहीं प्रिंसिपल बन के, कहीं प्रोफेसर बन के, हमारे संबंध उसी तरह से रहते हैं। हम उसी तरह से उनको गाइड करते हैं, उसी तरह से व्यवहार करते हैं। कोई व्यक्ति बता दे कि मेरे साथ रहा हो और कहीं काम किया हो और उसको मैंने फिर कनेक्ट नहीं किया हो। इवन कि जो मैं इंस्टीट्यूशन में पहले रहा हूँ, वहाँ के भी लोग मेरे आज तक जुड़े हुए हैं। तो एक तो एक चेन है, कनेक्टिव चेन है, जिसको फॉलो करिए और वो ग्रो करेंगे। हम लोग ग्रो कराने के लिए हैं, हमारे से ऊपर वाले ने हमको ग्रो कराया, हम उनको ग्रो कराएंगे। यहाँ लेग पुलिंग का तो है ही नहीं ना कोई कंसेप्ट। अगर लेग पुलिंग होगी, संस्था बैठेगा, प्रोफेशन बैठ जाएगा। तो हमको तो उभारना है इन चीज़ों को। यही उनके लिए सीख है कि आराम से कदम पर रखें, एक एक कदम चढ़ें, सफलता उनके कदमों को चूमेगी। उनके लिए शुभकामनाएं है, और हम लोगों का जो सपोर्ट मिलता है लें। निश्चित रूप से सर, ये बहुत अच्छी जो मुख्य बिंदुओं पर आपने जोर दिया कि सपोर्ट करना सीनियर टू जूनियर लेवल पर, ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि सीखने की जो परंपरा है सर, वो कहीं ना कहीं आपको परिपक्व बनाती है, और इसमें मदद करना कहीं ना कहीं गुरु का एक यही काम रहता है। और अगर सर मैं एक यहाँ पर एक छोटा सा आपसे एक अतिरिक्त प्रश्न ये पूछना चाहूँ कि सर, एक कॉलेज लेवल पर एक जो ऐसे व्यक्ति जो कॉलेज का नेतृत्व कर रहे हैं, उनके लिए नॉर्म्स को पूरा करना ताकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मेंटेन रहे या और बेहतर हो सके, इस विषय में आप उनको किस प्रकार सजेशन देंगे? बहुत अच्छा सवाल है ये पूरे प्रोफेशन को झकझोर देने वाला सवाल है, और इसका जवाब बहुत व्यापक हो सकता है, बड़ा जवाब है। लेकिन मैं इसको ब्रीफ में ऐसे कहूँगा कि आप गुणवत्ता से अगर समझौता करेंगे, किसी भी तरह से, कि कोई किसी भी तरह की गुणवत्ता जो एक संस्थागत गुणवत्ता होती है, तो वो संस्था को आप बर्बाद कर रहे हैं। और एज ए लीडर मैंने कभी इस चीज़ से कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। आप पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पहले के संस्थानों में मुझे देखा है, मैंने उस चीज़ को कभी नीचे के लेवल पे आने ही नहीं दिया। और मैं सबसे अनुरोध करता हूँ, मैं किसी कॉलेज में मेरे जो मित्र हैं, जहाँ भी मैं जाता हूँ, उनके चेयरमैन से मीटिंग होती है, कभी मिलना होता है, मैं यही कहता हूँ कि सर आपने कॉलेज खोला है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी क्वालिटी से समझौता मत कीजिएगा, नहीं तो आप सबके साथ बेवफाई होगी। ये संस्थान के साथ, अपने साथ, आपके जो एम्प्लॉय हैं उनके साथ, तो कभी गुणवत्ता से समझौता नहीं करना चाहिए। ये मेरा शुरू से रहा है। और देखिए, सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के कुछ लिमिटेशंस हैं कि कुछ फंडिंग होती है उनकी जो सेल्फ फाइनेंस है, लेकिन आपको उसी में सब कुछ मैनेज करना होता है। और अगर आप में क्षमता है, आप स्किल्ड हैं और आप मैनेजर क्वालिटी आप में है,
तो आप उतने ही फाइनेंस में हर अच्छे से अच्छे चीज़ों को कर सकते हैं, और हमने इसको किया है। और आपने देखा ही है, पहले भी देखा है, जब पहले भी जिस संस्थान में रहा हूँ वहाँ भी आपसे मुलाकात होती रही है, तो आपने देखा है कि चीज़ों को आपके विल पावर की बहुत ज़रूरत है। आप चीज़ों को करने की अंदर से ललक रखेंगे तो आपके साथ सपोर्ट सिस्टम अपने आप काम करने लग जाएगा। आप ही मन गिरा के बैठ जाएंगे, अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता है, ये सब सेंटेंस मैं सुनना भी नहीं चाहता, मैं बोलता भी नहीं हूँ और करता भी नहीं। तो करना चाहिए आदमी को, और क्वालिटी से कभी समझौता नहीं करना चाहिए, गुणवत्ता में उत्तरोत्तर विकास करना चाहिए। फिर आप बढ़ेंगे, इंस्टीट्यूशन बढ़ेगा और प्रोफेशन बढ़ेगा। निश्चित रूप से सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्वालिटी मेंटेन रखना कहीं ना कहीं जितना इम्पोर्टेंट है एक डायरेक्टर और प्रिंसिपल के लेवल पर, उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है फैकल्टी के लेवल पर, फिर एजुकेशन के लेवल पर, और फिर एक इंस्टीट्यूट के लेवल पर। सर, इस बदलते हुए समय में जैसा कि आप देख रहे हैं कि तमाम सारे फार्मेसी कॉलेजेस जगह जगह खुल रहे हैं, और जो आज का जो शिक्षा का जो एक स्तर है उसको ध्यान में रखते हुए, या प्रोफेशन के जो नए नए बदलाव हो रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए, इन सब को आप किस नज़र से देखते हैं, और आप अपनी तरफ से क्या सोचते हैं कि क्या अभी और किया जाए ताकि प्रोफेशन का जो ग्रो है, जो डेवलपमेंट है, या जो और अच्छी चीज़ें होनी चाहिए वो किस प्रकार से हो? तो सर प्लीज़ इस पे आप अपने देखिए, नज़रिया से 2-3 चीज़ है। एक तो 1.5 साल जो लास्ट कर रहा है उसने काफ़ी कुछ सिखाया है लोगों को। नई चुनौतियाँ थी, नया परिप्रेक्ष्य बन गया, लेकिन जैसे कहते हैं ना, आपदा में अवसर, तो उसने बहुत सी नई टेक्नोलॉजी हमको दी भी है, और बहुत सी चीज़ों को हमने अडॉप्ट भी किया और सक्सेसफुल भी रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी चुनौती थी जो कोविड पीरियड था, आपने कहा और इसको टेक्नोलॉजी से ही हम लोगों ने पार पाया है। लेकिन इसमें क्या है कि चुनौतियाँ बढ़ेंगी, अभी ये समाप्त नहीं हुआ है, और जो टेक्नोलॉजी हमने अडॉप्ट किया है इसको एक्सप्लोर कराने की ज़रूरत है ऊंचे लेवल पे, क्योंकि फार्मेसी प्रोफेशन एक ऐसा है जो टोटली ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल बेस्ड है, इसमें थ्योरेटिकल एस्पेक्ट बहुत कम है। तो ये हमारे लिए बहुत चुनौती है कि जो B.Pharm, M.Pharm या PhD के स्टूडेंट हैं वो इन चीज़ों को कैसे एक्सप्लोर कराएं, कैसे आगे बढ़ाएं, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है, और है भी, अभी भी है। काफ़ी हद तक हम लोगों ने उसको ओवरकम करने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी ये है, एक चुनौती है। लेकिन हम लोग निराश नहीं है बिल्कुल, और हताश नहीं है, और कोशिश करते हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी से जोड़ें। सॉफ्टवेयर्स काफ़ी बढ़ गए हैं, आ गए हैं बच्चों में। एक अभी हम लोग की बात भी हो रही थी कि जो कंटेंट्स हैं वो अवेलेबल हैं वेबसाइट पे, तमाम ऐसे कंटेंट्स अवेलेबल हैं बच्चों के लिए, नए प्रोफेशन के लोगों के लिए। उसके बावजूद एक चुनौती एक प्रैक्टिकल की है कि बच्चे अपने हाथ से जब तक उसको प्रैक्टिकल में नहीं करेंगे तब तक वो स्किल पैदा नहीं होगा। इंडस्ट्रियल स्किल पैदा करना है उनके अंदर, तो उसके लिए ये थोड़ी सी चुनौती हो रही है, और मुझे लगता है कि आने वाला समय इस चीज़ को भी ओवरकम कर लेंगे। हम लोग लगे हैं, हमारी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो हमारी अपेक्स बॉडी है उसकी जो कमिटीज़ हैं वो इस पे काफ़ी डिस्कस कर रही हैं। अभी हाल के दिनों में देखा आपने कि डिप्लोमा का एक नया सिलेबस लॉन्च हुआ है, अभी उसका गज़ेट आना बाकी है, लेकिन कुछ उस दिशा में लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये समय की नीड है, और समय के हिसाब से अगर हम नहीं बदलेंगे तो प्रोफेशन वहीं का वहीं रह जाएगा। तो हम लोग बदल भी रहे हैं, और कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन हमको पूरा विश्वास है कि हम लोग उसको ओवरकम कर लेंगे। एक बहुत जो मुझे मेजर चुनौती यही लगती है कि बच्चों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और इंडस्ट्रियल एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा है इस कोविड काल में, लेकिन कोविड भी छट जाएगा। काफ़ी हद तक हम लोगों ने काबू पा लिया है, और इसके लिए हमारी सरकार और सब बधाई के पात्र हैं, और हम लोग सब साइंटिस्ट कम्युनिटी जो है वो भी बधाई के पात्र है, और सब लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है, और हम काफ़ी पार पा चुके हैं। तीसरा वेव का है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा हम लोगों को प्रभावित करेगा, और हम इसको भी पार पा लेंगे। और ये कोविड काल भी निकल गया है, और प्रोफेशन वहीं का वहीं है, आगे बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से, और हम लोग की भूमिका तो और बढ़ गई ना अब इसमें। थर्ड वेव आ जाए, फोर्थ वेव आ जाए, कुछ भी आ जाए, हमारा प्रोफेशन ही तो है जो आगे बढ़ के काम कर रहा है, और हम लोगों ने सब कोरोना वॉरियर की तरह काम किया है पूरे फार्मेसी फ्रेटर्निटी ने, तो उनको भी बधाई है बहुत बहुत। तो हम लोग इसको पार पा लेंगे, और आने वाला समय हम लोगों का होगा फिर से। बिल्कुल सर, निश्चित रूप से संभावनाएं जो है
बहुत जल्द सब कुछ ठीक होने की दिशा में आगे की तरफ बढ़ रही है। और जहाँ तक सर कोविड काल की बात अभी हमने की कि क्या चुनौतियाँ हैं या किस तरह से हम पार पा सकते हैं, मैं एक प्रश्न यहाँ पर सर और आपसे जानना चाहूँगा कि कोविड काल के दौरान या कोविड काल के बाद जो फार्मेसी का जो अब का जो स्वरूप और भविष्य आपको दिख रहा है, कृपया उसके बारे में आप अपने नज़रिए से थोड़ा बताएं कि किस तरफ जाता हुआ ये प्रोफेशन दिख रहा है आज विश्व स्तर पर। देखिए, व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर मैं बताऊं आपको कि कोरोना का असर फार्मेसी प्रोफेशन पे नकारात्मक बिल्कुल नहीं पड़ा है। आप जहाँ हमारे साथ बैठे हैं इसी संस्थान की बात कर लें, आज के डेट में जो रुझान बच्चों का फार्मेसी प्रोफेशन के लिए है, जो ग्रोथ इंडस्ट्री में फार्मेसी का है, वो किसी का नहीं है। तो इसके भविष्य पे किसी तरह की टीका टिप्पणी करने का तो औचित्य ही नहीं बनता है। और मैं यही मानता हूँ कि जब सारे प्रोफेशन बहुत बुरी तरह से प्रभावित होंगे, बहुत बुरी किसी आपदा से, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर किसी आपदा या किसी संकट से अगर प्रभावित होता है तो फार्मेसी सबसे नीचे होगा उसमें। तो फार्मेसी प्रोफेशन पे कोई प्रभाव इसका नकारात्मक नहीं है। बच्चे इस क्षेत्र में आने के लिए ललायित हैं, नई पीढ़ी इससे जुड़ने को ललायित है। थोड़ी सी बात क्वालिटी को लेके जो आपने कही, गुणवत्ता को लेके, उसको है कि हम उनको कितना गुणवत्ता प्रदान कर रहे हैं, उनको किस लायक बना रहे हैं, बस सवाल ये है। अब सवाल प्रोफेशन पे तो कोई है ही नहीं। प्रोफेशन नोबेल है, था, रहा, रहेगा और इसको आगे ही बढ़ेगा, इसमें तो कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है कहीं। तो लोग भी जुड़ रहे हैं, हम लोग भी इसमें लगे हैं और हमारी पूरी कम्युनिटी फार्मेसी की जितनी है सब लोग लगे हैं। जो हमसे सीनियर लोग हैं वो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हम लोग हैं एग्जीक्यूटेंट हैं, हमसे नीचे वाले लर्नर हैं, तो सब लोग इस चेन में लगे हुए हैं। और सब लोग कहीं भी आप फार्मेसी में कहीं भी शायद ही निराशा का भाव देखेंगे। एक आध कुछ कहीं कहीं आप देखते हैं तो वो उनका व्यक्तिगत हो सकता है। मैंने तो कभी नहीं, न अपने यहाँ देखा है, न आसपास के लोगों में कोई निराशा का भाव देखा है कभी। तो मैं तो सकारात्मक हूँ और सकारात्मक ही रहता हूँ और यही मेरे सफलता का राज है। निश्चित रूप से सर ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने, क्योंकि ये जो दौर बीता है कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारी निगेटिव चीज़ें रही हैं। लोग नकारात्मक मानसिकता के साथ जीने पे विवश हुए, लेकिन फिर भी कठिन परिस्थिति में ही सकारात्मकता का एक प्रभाव दिखता है। और सर मैं एक अगला प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा कि सर जो आज का जो परिप्रेक्ष्य है, जिसमें हमारे नए तमाम सारे शिक्षकों के लिए भी एक अवसर है, यहाँ पर हमारे विद्यार्थियों के लिए भी एक अवसर है, हमारे बहुत सारे रिसर्चर्स के लिए भी अवसर है। दरअसल सर फार्मेसी प्रोफेशन की जो कार्य है या जो लोगों तक पहुँच है, देखा जाए तो वही बहुत उस स्तर का व्यापक नहीं है जिस हिसाब से मेडिकल फील्ड के लोगों का होता है या नर्सिंग स्टाफ का होता है या पैरामेडिकल नर्सिंग वगैरह का होता है। तो उस स्तर पर जो हमारे जो फार्मेसी प्रोफेशन के जो कार्य हैं वो लोगों तक सुगमता से नहीं पहुंच पाता है। तो आज कोशिश हम भी यही कर रहे हैं सर कि फार्मा लोग के मन से कहीं ना कहीं उनको जागरूक किया जाए कि सर आप जो वैक्सीन लगवा रहे हैं ये एक फार्मासिस्ट, एक रिसर्चर फार्मासिस्ट बना करके आपको देता है। जो आप सैनिटाइज़र यूज़ करते हो ये भी एक फार्मासिस्ट बना के आपको देता है। तो या तमाम सारी जो बीमारियां आपको आती हैं समय समय पर उनसे भी बचने के लिए आपको जो दवाइयाँ मेडिसिन उपलब्ध होती है वो भी एक फार्मासिस्ट बना के देता है। तो कहीं ना कहीं सर ये बताने की, जागरूक करने की आवश्यकता है। तो इस स्तर पर सर अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि जो नए विद्यार्थी हैं या जो नए टीचर हैं या जो नए रिसर्चर्स हैं उनको आप विशेष रूप से सर क्या संदेश देना चाहेंगे इस मंच से? देखिए, विद्यार्थी से ज़्यादा टीचर्स के लिए मैं कहना चाहूँगा। विद्यार्थी तो ऐसे ही एस्पिरेंट है, वो तो अभी सीखा ही नहीं है कुछ, वो तो आया ही है अभी इस फील्ड में। एक टर्म मैं दूंगा आज कि जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है उसका नाम बदल दिया जाए। अच्छा। उसका नाम कर दिया जाए फैकल्टी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। अच्छा। क्योंकि देखिए, इम्प्रूवमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है, डेवलपमेंट रुक भी जाता है, इम्प्रूवमेंट की कोई सीमा नहीं होती। और ये बहुत वाइस वर्सा चीज़ है, म्यूचुअल चीज़ है। आप किसी से एक्सपेक्ट करते हैं तो पहले आप अपने को चेंज करिए। एक उंगली इधर दिखाते हैं अगर आप बच्चों की तरफ, तो 4 उंगली आपकी तरफ घूमती है। तो ये हमारे फ्रेटर्निटी के लिए है, क्योंकि आपके मंच में काफ़ी टीचर्स जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। ये मैसेज बच्चों तक जाए ना जाए, टीचर्स तक तो ज़रूर जाता है। तो आप जब उनके गुणवत्ता की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल आपसे होता है
कि आप में कितनी गुणवत्ता है। आप अगर होगा, जब कोई पॉट भरेगा तभी तो उछल के नीचे पानी जाएगा बाहर। तो आप अगर भरे हुए नहीं हैं तो आप देंगे क्या किसी को, आप खुद ही खाली हैं। तो स्किल डेवलपमेंट और फैकल्टी इम्प्रूवमेंट वो एक बहुत बड़ा पहलू है, क्योंकि हम जो करके आ रहे हैं, हम जो पढ़ के आ रहे हैं, वो सफिशिएंट नहीं है किसी को देने के लिए। हमने एक डिग्री ले ली, टीचर बन गए, फिर उसके बाद हमारा प्रोसेस रुक गया? नहीं, हमारा प्रोसेस शुरू होता है वहाँ से, जो लोग नहीं समझना चाहते। उसके बाद कहते हैं हम टीचर हैं। ठीक है, अच्छी बात है, वो टीचर हैं, उनसे बड़े हैं, लेकिन आप कितने बड़े हैं? आप और बड़े कर लीजिए अपने को, तो भी तो वो बड़े होंगे जिनको आप कुछ दे रहे हैं। आप खुद वहीं पर रुके हुए हैं, तो आप अपने को इम्प्रूव कराइए। तमाम चीज़ें हैं, तमाम स्किल्स हैं, तमाम क्वालिफ़िकेशंस हैं, तमाम कॉन्टैक्ट्स हैं, तमाम मीडिया सोर्स हैं। आपकी फार्मर लोग की टीम है, तमाम बड़े लोगों का इंटरव्यू कराती है, बड़ी बड़ी चीज़ों को सरफेस पे लाती है। तो हम कनेक्टेड अगर नहीं रहेंगे कम्युनिटी से, तो उन चीज़ों को कहाँ देखते हैं? सोशल मीडिया है, गूगल है, गूगल पे सारे इन्फॉर्मेशन सब लोग, कोई जाता नहीं देखने। हमारे यहाँ ई लाइब्रेरी है, कितनी फैकल्टी लाइब्रेरी यूज करती है। हम जर्नल्स सब्सक्राइब करते हैं, इंटरनेशनल जर्नल्स। जब फैकल्टी नहीं उसको छुएगी, उस जर्नल्स को नहीं देखेगी, आप नई चीज़ क्या बताएंगे बच्चों को? मेरा किसी पे आक्षेप नहीं है, मैं चाहता हूँ कि ये हैबिट्स डले। मेरा ये कहना है कि जो नई पौध आ रही है टीचर्स की खास के, वो इन चीज़ों से जुड़ें। आप जर्नल नहीं पढ़ेंगे, बच्चा कैसे जर्नल जानता भी नहीं है। आप ही 5 जर्नल का नाम नहीं जानोगे तो बच्चा 1 जर्नल का नाम भी नहीं जानेगा। आप क्या उनको बताएंगे कि आप इस जर्नल को पढ़ो? कौन सा ई लिंक देंगे आप उसको? कौन सा वेब कंटेंट देंगे आप उसको? तो इन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। और जो नए टीचर्स हैं, नए लोग आ रहे हैं, वो अपने को और सशक्त करें और मजबूत करें। हम लोग का भी हाथ मजबूत होगा, हम लोग को भी गर्व महसूस होगा कि नहीं, हमारे पास इतने क्वालिफाइड और इतने लर्निंग टीचर्स हैं। बच्चे भी उससे प्रभावित होंगे, बच्चे और जुड़ेंगे आपसे, और टीचर स्टूडेंट्स का रिलेशन और बॉन्डिंग मजबूत होगी, और उससे प्रोफेशन ग्रो करेगा। बच्चे अगर नहीं जुड़ेंगे टीचर से तो क्या बच्चे को कौन देगा? वो तो एकदम खाली है, एम्प्टी पॉट है वो। अगर आप कुछ नहीं देंगे तो खाली रह जाएगा। एक कागज़ का डिग्री लेगा, चला जाएगा, फिर मार्केट में घूमेगा इधर उधर, फिर बदनामी आपकी होगी, फिर इंस्टीट्यूशन की बदनामी होगी, टीचर्स की बदनामी होगी। जहाँ इंटरव्यू देने जाएगा, बोले कौन से टीचर ने पढ़ाया, तुमको कुछ आता ही नहीं है। ये सुनेंगे तो बात आप तक लौट के आए चाहे नहीं, कहीं तो वो सुन रहा है ना। तो इसमें हमारी कमी तो है, तो हम इस कमी को दूर कर सकते हैं, और हम सक्षम हैं। बस थोड़ी सी जुड़ाव की ज़रूरत है कि इन चीज़ों से जुड़ें। जुड़ जाएंगे, सारे चीज़ है, सारी सुविधाएं हैं, और सारे इंस्टीट्यूशंस में ये सुविधा है। बस उसको एक्सप्लोर कराएं, ये हमको एक्सपेक्ट करते हैं। जो नए टीचर्स हैं, जो ग्रोइंग टीचर्स हैं, जो अच्छे लेवल तक जाना चाहते हैं, इस हैबिट्स को डालें। थोड़ा लाइब्रेरी को जाएं, लैब्स में बैठें, कॉलेज आवर्स के बाद भी थोड़ा समय दें। ये सब कुछ हैबिट्स अगर डेवलप हो गया तो निश्चित रूप से प्रोफेशन और ग्रो करेगा। और जो नई पीढ़ी आ रही है, जिसको आपने कहा कि बच्चों के लिए क्या है, बच्चे हम ही पे आश्रित हैं पूरी तरह से। और अब बच्चे भी अच्छे आ रहे हैं, अच्छे बच्चे सब दिन से आते रहे हैं, क्योंकि इस प्रोफेशन से बल्क में लोग जुड़ रहे हैं। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको बल्क में ज्ञान जमा करना पड़ेगा, बल्क में लोगों को देने के लिए। तो इसलिए हमको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और हम सब लोगों को ये इंस्पायर भी करते हैं जो मेरे साथ जुड़े रहते हैं। मैंने कहा कि देखो, 8 घंटा कॉलेज का होता है, 1 घंटा सो जाओ, 1 घंटा खाओ, 6 घंटा बचा है। 6 घंटे में ईमानदारी से काम करो, और बच्चों के लिए करो, कॉलेज के लिए करो, अपने लिए करो। तीनों ग्रो हो जाएंगे। तीनों ग्रो हो जाएंगे तो फिर प्रोफेशन को कौन रोकेगा ग्रो होने से? ग्रो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और जहाँ भी जो सक्सेसफुल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, लगभग इसी पैटर्न पे काम करते हैं। हम लोग भी इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं कि भाई करना चाहिए। और नीचे वालों को कभी डिमोटिवेट नहीं करें। जो भी इंस्टीट्यूशंस हेड हैं, कभी डिमोटिवेट नहीं करें, उनको मोटिवेट करें, इंस्पायर करें अपने तरीके से, तो प्रोफेशन अच्छा हो जाएगा। यही मेरा है, और हम लोग करते हैं। मैंने बताया कि 10 लोग PhD कर रहे हैं हमारे यहाँ से,
जबकि एनओसी नहीं मिलता है कॉलेज में। बहुत से कॉलेजों की शिकायत आती है टीचर्स की कि एनओसी नहीं देते लोग। क्यों नहीं देंगे हम एनओसी? आप काम करो, क्वालिटी काम करो, आप लैब में टाइम दो, क्यों नहीं देंगे एनओसी? करिए काम, हमारी जो फैसिलिटी है उसको एक्सप्लॉइट करिए, आप यूज़ करिए, कौन रोक रहा है? तो ग्रो करने का पूरा अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, और बस वही है कि थोड़ा सा डिवोशन, डेडिकेशन रहे और सीखने की ललक रहे। उसको मारे नहीं कि मैं प्रिंसिपल हो गया, मैं प्रोफेसर हो गया तो मेरा काम ख़त्म हो गया, तब तो प्रोफेशन रुक जाएगा। हम लोग आज भी सीखते हैं, अपने जूनियर से सीखते हैं, सीनियर से ही नहीं जूनियर से भी सीखते हैं। कुछ बातें जो बच्चे सिखा जाते हैं अपने व्यवहार से, अपने विचार से। आप देखिए 10 बच्चों को जमा करिए, उसमें से 2 बच्चा आपको सीख दे जाएगा कोई ना कोई, कम से कम कुछ नहीं तो बैठने का तरीका आपको सिखा जाएगा। हो सकता है आप गलत तरीके से बैठे हों, उस बच्चे को देख के आपको प्रेरणा मिलेगी। तो सीखना तो एंडलेस है, कभी भी सीखते हैं, किसी उम्र में सीख सकते हैं। तो जब हम सीख सकते हैं तो वो क्यों नहीं सीख सकते? सब लोग सीखें, तभी तो बच्चे भी सीखेंगे। आप उनको देख के सीख रहे हैं या किसी और को, वो आपको देख के सीख रहा है। यही है इनके लिए मैसेज। निश्चित रूप से सर, ये बहुत अच्छी बात है आपने बताई। आपने बहुत अच्छे शब्दों में मोटिवेट किया जो नए टीचर हैं। आपने सर जो ये महत्वपूर्ण बात बताई कि किस प्रकार से एक टीचर भी हमेशा एक विद्यार्थी बन के रहता बिल्कुल। है। जो एक अच्छा टीचर होता है किस प्रकार एक निरंतरता के साथ एक विद्यार्थी बन कर के सीखने की इच्छा के साथ अपने आप को अपडेट करते हैं, ताकि वो अधिक से अधिक ज्ञान समेट करके और अपने स्टूडेंट तक पहुंचा सकें। यही एक गुण होता है एक अच्छे टीचर का। और इस स्तर पर देखा जाए सर तो बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं, और ख़ास तौर से जो नए टीचर्स आ रहे हैं जिनको एक जो स्किल है, टीचिंग का स्किल है, वो जो जिनको सीखना है, उस स्तर पे उनको इस तरह की जो आपका जो सुझाव मार्गदर्शन मिला है उनको निश्चित रूप से उसको सुनना चाहिए और मानना चाहिए। सर मैं इस क्रम में एक अतिरिक्त प्रश्न आपसे और पूछना चाहूँगा कि सर जब आप पढ़ाई करते थे उस दौरान का जो एक गुरु शिष्य परंपरा आपने देखा है, क्योंकि आपके समय में भी बहुत सारे वरिष्ठ गुरुजन हुआ करते थे, और आज की जो गुरु शिष्य परंपरा को आप देखते हो, तो क्या आपको इन दोनों आपके समय की गुरु शिष्य परंपरा में और आज की गुरु शिष्य परंपरा के बीच में कुछ अंतर या भेद या मतभेद दिखता है क्या? या आप अपने किन गुरुओं को आदर्श मानते हो? नहीं नहीं, हमारे जो भी हम लोग के समय जो गुरु शिष्य परंपरा थी उस समय गुरु का निरादर का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता था, और उसमें चुनना बड़ा मुश्किल है कि मैं किसी एक का नाम ले लूँ, 2 का नाम ले लूँ, तो ये उचित नहीं होगा। और गुरु गुरु ही होता है, चाहे 2 शब्द पढ़ाए, चाहे अब जब मैं एम.फार्म कर रहा था तो सारे टीचरों का बड़ा स्नेह मिला, बहुत प्यार मिला। बी.फार्म कर रहा था तो गुरु शिष्य ऐसी परंपरा होती, मतलब कभी हम लोगों को लगा ही नहीं कि टीचर हमसे कोई अलग हैं, कभी नहीं लगा। कभी भी पूछ लेना, कभी भी सुन लेना, कभी भी पहुंच जाना उनके पास। हाँ, लेकिन ये चीज़ है कि उस समय आदर का जो लेवल था वो बहुत ऊंचा था। उसमें थोड़ा सा समय का कह लीजिए कुछ माहौल चेंज हुआ है, कुछ पीढ़ी बदल गई है, तो तरीका बदल गया है। ऐसा नहीं है कि आज सम्मान नहीं करते बच्चे शिक्षकों का, आज भी सम्मान करते हैं काफ़ी। अगर आप अच्छे शिक्षक हैं, उनसे बहुत प्यार से अगर उनको रखते हैं तो, चूँकि आज के बच्चों में थोड़ी पेशेंस की कमी है, धैर्य उतना नहीं रखते बच्चे, इसीलिए पहले धैर्य रखते थे तो शिक्षक भी बहुत धैर्य से उनको सुनते थे। आज शिक्षकों में धैर्य नहीं है, बच्चों में भी धैर्य नहीं है। तो ये थोड़ी सी पीढ़ी का फ़र्क है, जनरेशन का फ़र्क है। बाकी आज भी सम्मान करते हैं बच्चे, और जो टीचर्स हैं उसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं कर सकते, एक थोड़ा वही जनरेशन का फ़र्क है। बाकी हम लोग के समय ये था कि कुछ संख्या कम होती थी, टीचर्स एक एक बच्चों को रिकॉग्नाइज करते थे, उनके पर्सनल चीज़ों को भी रिकॉग्नाइज करते थे, और बड़ा एक घरेलू संबंध जैसा हो जाता था शिक्षकों के साथ। आज संख्या भी बहुत है, शिक्षक भी रियल प्रोफेशनल हो गए हैं, बच्चे भी बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो गए हैं, तो कुछ पर्सनल रिलेशन थोड़ी कमी हुई है, जो एक इंटरेक्शन बॉन्डिंग थोड़ी सी कमी है। उसके लिए हम बच्चों को भी दोष दे सकते हैं, ना टीचर्स को, थोड़ी परिस्थिति को दोष है। और हम लोग चाहते हैं कि टीचर और स्टूडेंट की बॉन्डिंग बनी रहे हमेशा,
और इसीलिए हम लोगों ने अपने यहाँ एक सिस्टम भी चलाया हुआ है कि हमने बच्चों को एक मेंटर दिया हुआ है। 20-20 बच्चों पे एक मेंटर और पूरे सेक्शन पे एक काउंसलर, ताकि बच्चों को कभी ये फील ना हो कि हम टीचर्स से अलग हैं, हमको कोई गाइड करने वाला नहीं, हमको कोई बताने वाला नहीं। तो ये मेंटरशिप बहुत ज़रूरी है। उससे क्या है कि एक बॉन्डिंग और एक कनेक्शन टीचर से स्टूडेंट में बना रहता है और एक रेस्पेक्ट भी बना रहता है। आप बच्चों की फीलिंग्स को समझेंगे, बच्चों के प्रॉब्लम्स को समझेंगे, तो कोई ऐसा कारण नहीं कि बच्चे आपको रिगार्ड नहीं देंगे, बच्चे आपको रेस्पेक्ट नहीं देंगे। और ये मेंटेन करने की चीज़ होती है, दोनों तरफ से म्यूचुअल है। और हम लोगों वाले समय में थोड़ा संख्या कम थी, मैंने कहा, तो इसलिए ज़्यादा इंटरेक्शन, ज़्यादा क्लोज इंटरेक्शन रहता था टीचर से। हाँ, लेकिन बहुत भय भी लगता था टीचर्स से, एक लिहाज था टीचर्स का बहुत ज़्यादा। आज के बच्चे, हम लोग को पता ही नहीं होता था कि हमको सेशनल में कितने मार्क्स मिले हैं। जब रिजल्ट आता था तब पता चलता था कि सेशनल में कितने मार्क्स मिले हैं। आज हम लोग बच्चों को कॉपी भी डिस्प्ले करते हैं कि देखो भैया कितना, कोई शिकायत तो नहीं है। पहले हम लोग शिकायत ही नहीं करते थे टीचर्स से। शिकायत इसलिए नहीं करते थे कि लगता था कि शिक्षक भगवान है, वो गलत कर ही नहीं सकता, जो भी किया होगा मेरे साथ अच्छा ही किया होगा। तो परिस्थितियाँ बदलती हैं, थोड़ा सा माहौल परिप्रेक्ष्य बदलता है, तो चीज़ें इससे प्रभावित होती है। बाकी सम्मान में आज भी कोई कमी नहीं है। थोड़ी बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, जिसमें कि वो क्वालिटी की बात, टीचर्स इम्प्रूवमेंट की बात, स्टूडेंट्स मोटिवेशन की बात, आप मोटिवेट करिए बच्चों को, तो निश्चित रूप से बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगा आपका। तो ये है। निश्चित रूप से सर, जैसा कि आपने कहा कि प्रोफेशनल या प्रोफेशनलिज्म जैसा एक वर्ड आपने टीचर और एक शिक्षक के एक शिक्षक अथवा एक स्टूडेंट के बीच में आपने देखा, तो कहीं ना कहीं ये एक पर्सनलिज्म होना चाहिए कि वो मेरा स्टूडेंट है या वो मेरे गुरु हैं। तो इसमें ये प्रोफेशनल और प्रोफेशनलिज्म जैसा जो वर्ड है वो नहीं आना चाहिए, या ये जितना कम रहेगा उतना अच्छा एक संबंध डेवलप होता है। तो निश्चित रूप से सर, ये बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि आपने अपने यहाँ पर इस तरह से अलग अलग सेक्शन वाइज मेंटर्स बना के रखा है या काउंसलर बना के रखा है। देखिए, अच्छा प्रोफेशनल के साथ आपको एक अच्छा इंसान भी बनाना है। बिल्कुल। ये हम हर शिक्षकों का एक नैतिक दायित्व है, जो हम बचपन से देखते हैं। तो वो मिस करेगा ना कहीं, आप अगर कनेक्ट नहीं करेंगे तो प्रोफेशनल तो अच्छा हो जाएगा, वो खुद से भी पढ़ लेगा, अच्छा कर लेगा, क्लास में पढ़ लेगा, प्रैक्टिकल कर लेगा। अच्छा इंसान बनाने की भी जवाबदेही आपकी है। तो वो जब तक आप उससे कनेक्ट नहीं करेंगे, अपनी अच्छाई उसमें डालेंगे नहीं, तो कोई अच्छा कैसे बनेगा कोई। बिल्कुल सर, तो ये तो है। आपका आपका जो ये सुझाव है, ये कहीं ना कहीं मैं चाहूँगा कि हमारे जो जो नए शिक्षक हैं वो भी इस पर ध्यान दें, और जो हमारे नए विद्यार्थी हैं वो भी इस पर ध्यान दें कि गुरु बिन ज्ञान नहीं हो सकता, लेकिन गुरु का जो सम्मान है वो सर्वोपरि होना चाहिए। गुरु एक माता पिता के तुल्य होते हैं, तो निश्चित रूप से उनका सम्मान उसी स्तर पर होना चाहिए। और आपको अपने बच्चों की तरह जो समय देते हैं, जो प्रेम करते हैं, वो आपके गुरु ही होते हैं। तो एक विद्यार्थी को भी इस बात का एक मान रखना चाहिए, और बच्चों के लिए भी है कि अपने शिक्षक से जितना ले सकते हैं उतना लें। बिल्कुल, उसमें संकोच न करें। बिल्कुल, बॉन्डिंग अगर आपकी है तो आप उसको बॉन्डिंग, पर्सनल बॉन्डिंग बना के, और उसको जितना उसमें से अच्छा ही ले सकते हैं वो ले लें। अगर आप लेंगे नहीं तो वो कहते हैं ना कि आप जाएंगे नहीं कुएं के पास, कुआं चल के आपके पास पानी पिलाने नहीं आएगा, और आपको पानी की ज़रूरत ही है, तो कुआं में जाएं, कुआं के पानी निकालें और पिएं, ज्ञान लें, उनसे पूरा सीखें, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा ज्ञान उन्होंने लिया है, ज़्यादा अनुभव लिया है, तो आप उसका फ़ायदा उठाएं। निश्चित रूप से सर, निश्चित रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण बातें और अपना मार्गदर्शन आपने दिया हमारे नए शिक्षकों को या हमारे बच्चों को। सर, इस कड़ी में मैं आज का जो हमारा साक्षात्कार है उस कड़ी में मैं आपसे एक अंतिम प्रश्न ये पूछना चाहूँगा कि सर, ये फार्मर लोग का के मंच से आप जुड़े हैं और आपका जो आशीर्वाद है सदैव हमें मिलता रहा है। तो ये फार्मर लोग को कार्यों को देखते हुए, फार्मर लोग के कार्यों को देखते हुए आप आशीष बच्चन स्वरूप हमें किस प्रकार से और हमें भी प्रेरित करना चाहेंगे, जिससे हम भी अपना योगदान समाज के प्रति और बेहतर कर सकें, प्रोफेशन के प्रति बेहतर कर सकें। देखिए, फार्मर लोग से पहले ही आपसे हमारी मुलाकात है, और आपने जो ये प्लेटफॉर्म तैयार किया है फार्मर लोग का, ये एक बड़ा ही सकारात्मक और उच्च पहल है। क्योंकि देखिए, प्रोफेशन से निकल के और प्रोफेशन के बारे में सोचना, ये बहुत जटिल काम होता है, और जितनी बारीकी से आपने चीज़ों को देखा है और फार्मर लोग को क्रिएट किया है,
हम लोगों को जोड़ा है फार्मा लोग से, और हम लोगों ने बहुत सक्रियता से इसमें भागीदारी की है। आपके हर स्टेप को, हर उस चीज़ों को देखा है। तो ये फार्मा लोग हमारा परिवार है और उसके मुखिया आप हैं, और हम लोग उसके साथ हैं। फार्मा लोग का भविष्य बहुत उज्जवल है, और हम हर गतिविधि पर नज़र रखते हैं, परोक्ष प्रत्यक्ष हर तरह से जुड़े हुए हैं। और जिन लोगों को आपने इसमें जोड़ा है वो सब अपने इस फील्ड के बहुत ही मज़े हुए लोग हैं। और आपने जो सामंजस्य बैठाया है सीनियर, मीडियोकर, जूनियर्स, वो एक अतुलनीय काम है। वो बड़ा मुश्किल है एक साथ जोड़ना, क्योंकि देखिए इंटेलेक्चुअल्स को आप एक जगह कलेक्ट करना बड़ा मुश्किल काम होता है। इंटेलेक्चुअल शब्द ही एक ऐसा चीज़ है, खासियत है, जिसमें कि हमेशा एक जैसा विचार नहीं हो सकता, और उसको एक प्लेटफॉर्म पे ले आना, एक जगह कलेक्ट कर लेना, एक जगह लोगों को एक माला में पिरो देना, ये बहुत बड़ी कला है, और वो उस कला में आप माहिर हैं और आपने इस काम को कर दिखाया है। फार्मा लोग के साथ हमारी शुभकामना शुरू से रही है, फ्रॉम इंसेप्शन ऑफ फार्मा लोग, और ये फार्मा लोग और बढ़ेगा आगे आगे नए लोगों को जोड़ेगा, और भविष्य में आने में हम समझते हैं कि इससे स्टूडेंट सेक्शन भी एक फार्मा लोग का बनेगा, और स्टूडेंट्स को भी जोड़ेंगे तो इंटरेक्शन और बढ़िया होगा। उनकी भी प्रॉब्लम्स, उनकी भी समस्याएं हम लोग तरह तरह से इस मंच से निकल के आएंगी, तो हम लोग और ज़्यादा समझ पाएंगे चीज़ों को और इसको बेहतर करेंगे। इसलिए फार्मा लोग का भविष्य उज्ज्वल है, और हमारी शुभकामना है फार्मा लोग के साथ। और हम चाहेंगे कि आपने जो जितने भी फार्मा लोग के बैनर के तहत इवेंट्स करवाए हैं और जितना लोगों तक उसको फैलाया है, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, और आगे भी ये बढ़ता रहेगा और आगे बहुत बढ़ेगा, और एक नेशनल, हो सकता है भगवान करे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बन जाए, तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी फार्मेसी प्रोफेशन के लिए। एक बहुत बड़ा एसेट है फार्मा लोग। तो मैं इस हिसाब से देखता हूँ फार्मा लोग को, और मेरी शुभकामना है आपके लिए भी और फार्मा लोग टीम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका ये आशीर्वचन। और आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि फार्मा लोग को एक विद्यार्थी के लिए भी एक फॉर्म बनाना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों आने को वाले समय में और अधिक जागरूक हाँ, किया जा सकता है। निश्चित रूप से सर इस पर विचार किया जाएगा। और सर मैं इस क्रम में आज बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका कि आपने इतना महत्वपूर्ण समय हमें दिया, इतने अलग अलग विषयों पे आपने अपने अपने नहीं, आपका भी बहुत धन्यवाद है कि आप इतने सुदूर इलाके में निकल के आए हैं। दिल्ली से आप कमला नेहरू संस्थान में आए हैं, और आपका बहुत व्यस्त कार्यक्रम रहता है, उसके बावजूद आपने यहाँ आने का कष्ट किया है, इसलिए आपको भी बहुत धन्यवाद। आपकी टीम को धन्यवाद, विवेक जी को भी बहुत धन्यवाद, और आपके सारे सहकर्मी और सारे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में फार्मा दर्शन, जो कि फार्मा लोग की प्रस्तुति है। इस कार्यक्रम के बाद आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से हमारे आज के जो अतिथि हैं आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर महेश प्रसाद सर, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शकों का। मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक धन्यवाद।